बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट। यूनिट 5 के वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर के स्टूडेंट, न्यू बुक के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 1। तो आए इसके साथ सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे आसान न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, सबसे आसान। वैसे चैप्टर में लगभग सारे ही न्यूमेरिकल्स बेहद आसान है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज की इसी वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स कवर करवा दो। 11 न्यूमेरिकल्स है, कोशिश यही है एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, बाकी अल्लाह की मर्जी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके सामने न्यूमेरिकल आ गया। इसमें लिखा हुआ है कि एक बंदा है, एक मैन है, जिसने ये एक ट्रॉली है और उसको डिस्प्लेस किया है स्टूडेंट 10 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन की फोर्स लगाई स्टूडेंट और उसने उस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां डिस्प्लेस करवा दिया। और बताया जा रहा है जो फोर्स लगाई थी उसने एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री लगाई है स्टूडेंट। तो अब बताओ कि मैन ने कितना वर्क किया होगा इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब 10 मीटर डिस्प्लेस करवाने में ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया होगा स्टूडेंट। हाथ के हाथ डेटा बनाया करे, मैं हमेशा कहता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने आपको दिया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हैं। तो डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको हम डी कहते हैं और वो 10 मीटर। उसके बाद उसने बताया बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो फोर्स दी हुई है दैट इज 10 न्यूटन। और बताया एंगल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो एंगल लिया हुआ है 60 डिग्री। और हमें बताना वर्क डन बाय द मैन, डब्ल्यू निकालना। तो ये हो गया डेटा कंप्लीट। अब सॉल्यूशन की बारी। स्टूडेंट वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और वर्क डन बाय द मैन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? वर्क डन का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे कि W बराबर होता है किसके? W बराबर होता है किसके? एफ डी कॉस थीटा के। आई होप ये बात आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। और ये थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चले भाई, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो प्यार से हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स कितनी दी हुई है? दैट इज 10 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 10। डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट कितना हुआ? डिस्प्लेस भी ऑब्जेक्ट कितना हुआ? 10 न्यूटन। और एंगल बिटवीन थीटा, मतलब थीटा कितना दिया हुआ? दैट इज 60 डिग्री। सॉरी, फोर्स हमारे को दी हुई है, अभी देखिए मुझसे गलती हुई थी। फोर्स हमें दी हुई है 50 न्यूटन, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर 10 लिख दिया। चले भाई, तो फोर्स हमें दी हुई है कितनी? 50 न्यूटन की। और एंगल कितना था? एंगल वॉज 60 डिग्री। 50 टाइम्स कितना हो जाएगा? 50 टाइम्स हो जाएगा 500। एंड cos 60 किसके बराबर होता है? cos 60 बराबर होता है हाफ के। तो 500 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 का हाफ होता है 250। और वर्क डन का यूनिट क्या होता है? आपको तो पता है, यूनिट वर्क, और वर्क का यूनिट होता है जूल। जूल लिख सकते हैं या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर भी है और न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास वर्क निकल के आ गया 250 जूल। और यहां जाके हमने पहले न्यूमेरिकल को स्टूडेंट सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। आई होप वेरी इजी न्यूमेरिकल था। आया जरा बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है अब प्रॉब्लम नंबर 2। ये भी बेहद आसान है और ये इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है अ मैन ऑफ मास 100 केजी। एक बंदा है जिसका मास है स्टूडेंट 100 केजी। सबसे पहले डेटा में लिख दे मास ऑफ मैन, दैट इज एम को कह देते हैं, उसको 100 केजी मास है। बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है, अब स्टेयर कर रहा है, सही, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। और उसने 9.8 सेकंड के अंदर पहुंच गया होगा कहीं हाइट पर। तो यहाँ पे उसको टाइम लगा 9.8 सेकंड। और जो उसकी वर्टिकल हाइट है, सही है, तो वो हमें बताई जा रही है वर्टिकल हाइट दैट इज 10 मीटर। तो हमने इसको लिख दिया हाइट एज इज इक्वल टू 10 मीटर। और हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि अब पावर कितनी होगी। उस बंदे की पावर पूछनी है भाई। तो यहाँ पे हमें पावर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन पे आ जाए जरा। सॉल्यूशन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? पावर। तो यूज करेंगे किसका फॉर्मूला? पावर का। और पावर इज डिफाइंड एज, आप सबको पता है कि पावर इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टाइम। दिस इज व्हाट पावर। समझ में आई बात? तो पावर का फॉर्मूला से कोई पूछे क्या बोलेंगे? वर्क डन पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन भी इसकी यही है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट इन दिस केस W क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इन दिस केस
वर्क इज stored as पोटेंशियल एनर्जी। सही है स्टूडेंट। इस केस में हो क्या रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बंदा वर्क कर रहा है, सही है ना, तो ये हाइट पे जा रहा है स्टूडेंट, तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में जो वर्क हो रहा है वो ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवा रहा है, क्योंकि आपको पता है हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, व्हाट इज पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट समझ में आनी बात। तो हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में जो वर्क कर रहा है बंदा, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। तो यहाँ पे, तो इन दिस केस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम पावर का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, पावर इज इक्वल टू W की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय टाइम। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू mgh एंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से जरा स्टूडेंट वैल्यूज को जरा पुट कर दें। मास की वैल्यू है दैट इज 100 kg, तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट कितनी थी, हाइट वाज 10 मीटर एंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, दैट इज 9.8 सेकंड। अगर आप गौर करें तो 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गया, और 100 10 का कितना हो जाएगा, 100 10 का 1000 हो जाएगा। तो हमारे पास पावर निकल के आई 1000। यूनिट क्या होता है, यूनिट इज वॉट। तो यहाँ पे हमारे पास पावर का यूनिट क्या होता है, दैट इज वॉट। और दूसरा यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ये भी पावर का यूनिट है, सही है ना। तो ये वाला हम यूज करते हैं वॉट। और यहां जाके ये आसान सा न्यूमेरिकल स्टूडेंट कंप्लीट होता है। आई होप इस न्यूमेरिकल में भी कोई मसला नहीं होगा। तो आया बढ़ते प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 3। बेहद आसान प्रॉब्लम है, क्लियर करूंगा सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो किया है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और उसने अटेन करी है स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट h हाइट तक पहुंच गया स्टूडेंट वो। अब आपको पता है जब ये h हाइट पे पहुंच गया होगा, रुकेगा थोड़ी देर रुकेगा, उसके बाद वापस नीचे आएगा। अब सुनते रहिएगा बात को बहुत ध्यान। अब वो आगे क्या कह रहा है, आगे वो ये कह रहा है कि अब हमें बताओ हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट, कितना ऊपर जमीन से गया होगा ऑब्जेक्ट कि उसने अपनी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले में अपनी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का 1/3 लॉस कर दिया हो। तो बताओ 1/3 लॉस कर दिया हो तो बताओ हाउ हाई ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ एच बताना है, इन टर्म्स ऑफ एच बताना। आई होप ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं आपको आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो स्टूडेंट, ये तो हाइट h है। आपको पता है जब ये ऑब्जेक्ट जमीन पे था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जब हमने ऊपर फेंकने जा रहे होंगे तो इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बात मानते हैं आप लोग, बिल्कुल मानेंगे। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो यहाँ पे होता ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही होती है। तो यहाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास, और ऊपर जाते जाते उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और बढ़ता कौन है, बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट होता ये है कि ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब वो बोल रहा है कि ऊपर जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा पॉइंट आया, ये आप कह लें कि ये जो बॉल मैंने आपके सामने बनाई है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप कह रहे हैं ए पॉइंट है। उस पॉइंट पे जब ये पहुंची होगी तो उस वक्त जो हाइट है हमने कह दिया दैट इज एच प्राइम, एच प्राइम, क्योंकि कोई ना कोई जमीन से हाइट पर है तो मैंने उसको नाम दे दिया दैट इज एच प्राइम। मुझे एक बात बताएं, क्या अब इस पॉइंट ए पर भी क्या ऑब्जेक्ट के पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी पहले थी? तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया था, अब जब ऊपर जा रहा है तो लाजमी सी बात है काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इस पॉइंट ए पर अब काइनेटिक एनर्जी इसकी जितनी नहीं होगी, इससे कम होगी। अब वो बता क्या रहा है कि जब उसने एच प्राइम हाइट कवर कर ली तो बताया जा रहा है सवाल में कि उसकी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है, उसने न्यू काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या कहूंगा, प्राइम है ना, तो इसकी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे होगी, मैं उसको करूंगा काइनेटिक एनर्जी प्राइम लगा के। अब ये काइनेटिक एनर्जी ये वाली नहीं है, ये ओरिजिनल थी। अब ये
न्यू काइनेटिक एनर्जी, और वो बताया जा रहा है कि द न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन थर्ड। वन थर्ड का मतलब क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 3, वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का वन थर्ड लॉस कर दिया होगा, वन थर्ड लॉस कर दिया होगा ऊपर जाते वक्त। तो अब बताओ उस हाइट h प्राइम को इन टर्म्स ऑफ h बताना। तो बताएं, समझ में आया? आई होप ये कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, बेहद आसान है। ये कंडीशन लगानी है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स उसने हमने यहाँ लिख दिया, मैंने लिख दिया डेटा में काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। और सवाल में क्या गिवन किया गया? जो न्यू काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होगी वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। और अब हमें बताना क्या है? h प्राइम दैट इज अ न्यू हाइट, और हमें बतानी किसमें? इन टर्म्स ऑफ h। क्लियर है यहाँ तक की बात? बेहतरीन तरीके से। स्टूडेंट्स अब करना क्या है? अब सवाल ये सर स्टार्ट कहाँ से करें? स्टूडेंट यही चीज को अप्लाई करना है, लेकिन मसला पता है क्या आया? मसला ये आया कि हम इसको अप्लाई कर लेंगे, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ हाइट बताना है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ mv²। क्या उसमें हाइट आती है? आप बोलेंगे सर नहीं, और हमें तो हाइट चाहिए। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं स्टूडेंट। काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। तो यहाँ हम यूज करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जरा चेक करते हैं। बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में आएगा उतना ही चेंज पोटेंशियल एनर्जी में भी आएगा, ये बोलता है हमारे को भाई। अब स्टूडेंट सवाल ये है, सुनते जाइएगा, मैं अभी इन दोनों पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये इसका ग्राउंड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट h है। अब इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? है तो 0 होगी। अब जरा सुनिएगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सुनते रहिएगा बात को। अगर मैं आपसे पूछूं ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे कितनी होगी? आप कहेंगे सर 0। आपसे मैं पूछूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कुछ ना कुछ होगी, मैक्सिमम होगी। और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आप बोलेंगे सर 0, क्योंकि एट अ हाइट h ये मूव नहीं कर रहा होगा, ये रुका हुआ होगा। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितना चेंज की बात कर रहा हूं, ना कि काइनेटिक एनर्जी की। चेंज यहां से यहां, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखें जरा, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? दैट विल बी, हमें नहीं पता कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, सही है ना? ये इनिशियल है। पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? दैट इज 0। सॉरी, कुछ ना कुछ होगी। एंड इनिशियल, अच्छा यहां पर हमारे पास इनिशियल का हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? दैट विल बी 0। आप बोलेंगे सर इस तरीके से तो यहां से नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। उसमें नेगेटिव साइन जो है ना, वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब ये हमारे को साइन से लेना देना नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि जितनी, क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल इस हाइट h में पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हम यहां से ये बात निकाली हमने कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? टोटल का सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सब बेहतरीन तरीके से जानते हो स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? दैट इज mgh। तो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, दैट इज mgh। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया कि जो काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी है, वो बराबर होगी 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी।
ये जो काइनेटिक एनर्जी है किस हाइट पर है, ये काइनेटिक एनर्जी है एच प्राइम हाइट पर। एच प्राइम जो हाइट है ना, उस पॉइंट पर, उस हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतने के बराबर है, mgh। सही है, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे काम और भी कर सकते हैं, आप सब जानते हैं, चले फिलहाल तो इसको छोड़ें। 1/3 काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, mgh के बराबर है। चले भाई, तो यहां से mg से mg कैंसिल हो गया और यहां से हमें पता चला कि h प्राइम बराबर आ गया किसके, 1/3 h के बराबर आ गया, या आप कह सकते हैं h/3 के बराबर आ गया। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, h डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट ये हमने बताया कि ये जो हमारी कितना ऑब्जेक्ट को हाई जाना होगा जाके वो अपनी इतनी काइनेटिक एनर्जी को 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर दे। तो अब हमने इसको बताया इन टर्म्स ऑफ h। अब इसके अंदर देखें h प्राइम को हम h के बिना पे फैसला दे रहे हैं, समझ में आई बात। तो यहां पे हमने इसको कहते हैं कि जो न्यू हाइट है हमने इसको लिख दिया इन टर्म्स ऑफ h, और ये न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। मुश्किल लगा ना, थोड़ा सा होता है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट है लेकिन लंबा चौड़ा नहीं है कोई, सही है ना। तो यहाँ पे जाके ये न्यूमेरिकल सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है, करना चाहे कर लें। प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 4। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और बेहद आसान है। जब भी आप सोच रहे होंगे कि मैंने सॉल्व कर दिया ना, बेहद आसान है। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम की थी प्रॉब्लम नंबर 2 उसके जैसी ही थी, तो मैंने बोला आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम आ रही होगी, उसमें लिखा हुआ है एक मैन है जिसका मास है 70 kg, डेटा में फौरन इंटर कर दीजिएगा, और बताया जा रहा है वो एक हिल पे जा रहा है और हाइट जो उसने कवर की रही है दैट इज 3 मीटर और टाइम लगा 2 सेकंड। तो हाइट आ गई 3 मीटर, टाइम लगा 2 सेकंड। पहला पार्ट वो बता रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क किया होगा, क्योंकि पता है ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहा है। तो अब वर्क तो हुआ है और वर्क कैलकुलेट करना है वही वाला। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज पावर आउटपुट, जिसको हम कैपिटल P कहेंगे। और वही फॉर्मूला स्टूडेंट, पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम ही है, एवरेज पावर ही कैलकुलेट करते हैं इससे। चले भाई, तो स्टूडेंट पहले पार्ट के लिए हम हाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट, आपने पढ़ा होगा हमेशा कि जब भी हम वर्क करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो हमारा जो वर्क है वो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बनके स्टोर्ड हो जाता है। ये लिखा हुआ है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बराबर आ गया किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। मास भी है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 होती है, हाइट भी आ गई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ गई। दूसरा पार्ट एवरेज पावर आउटपुट एंड फॉर्मूला वही है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क कितना था, ये रहा, टाइम कितना था 2 सेकंड, हाफ कर देंगे 1/30 आ जाएगा, और यहाँ जाके ये आसान सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 5। बेहद आसान है, ये भी आसान है और इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कर लीजिएगा लाजमी। चले भाई, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 5। इसको जरा रीड कर लें। तो इसमें लिखा हुआ है एक न्यूट्रॉन है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 12 मीटर का, हाथ के हाथ डेटा में लिख दिया, सही है। उसके बाद उसने बताया कितने टाइम में, तो इस इंटरवल में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 12 मीटर का, टाइम लगा उसको 3.6 एक्सपोनेंट -4 सेकंड। अब बताया जा रहा है सवाल के, और बताया आगे मैं बता देता हूं क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ है कि अज्यूम कर ले कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, और अब बताएं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और बताया जा रहा है कि आपको जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो लेना है 1.7 एक्सपोनेंट -27 kg, और mn के, उसको मैंने लिखा हुआ है mn का मतलब क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। n सब स्क्रिप्ट में लिखना है, क्लियर हो गई बात बेहतरीन तरीके से। अब सवाल क्या आएगा, सबसे पहले सवाल जहन में आएगा सर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। हमारे पास मूव कौन कर रहा है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास वेलोसिटी है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं, उसने तो सिर्फ बताया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसने हमें वेलोसिटी तो दी नहीं। इसका मतलब पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है, उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। चले भाई, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, किसके लिए काम करने जा रहे हैं, पहले हम काम करेंगे किसके लिए, फॉर v। चले भाई, अब आपको पता है वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम,
याद होगा आप लोगों को, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास डिस्टेंस है 12 मीटर का और टाइम लगा कितना उसको 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4, 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी उस रेट। तो कैलकुलेटर उठाए इसमें, तो यहां पर फ्रैक्शन ले लें 12 डिवाइडेड बाय 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 33333.3। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 0.3 और यूनिट क्या आ जाएगा, दैट विल बी मीटर पर सेकंड। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे किसके लिए काम करेंगे, आप फॉर काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, हाफ mv² के। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ अपनी जगह पर, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, दैट इज 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज। वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 33333.3 और इसका स्क्वायर। तो यहां से हम लोग कैलकुलेटर में जरा इस वैल्यू को डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। देख लूं कि नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल नजर आ रहा है। चले भाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन ले लेना है 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 27 एक्सपोनेंट माइनस 27 एंड मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगा लें 33333.3 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 9.44 और एक्सपोनेंट माइनस 19 और यूनिट क्या आएगा, यूनिट विल बी जूल। अब स्टूडेंट, अब आपको मैं बता दूं एक बात, आपकी बुक में जो आंसर है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपके जहन में ख्याल ये आएगा कि सर क्या जरूरी है कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें, क्योंकि सवाल में तो मेंशन नहीं था कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट मेंशन तो नहीं है, लेकिन अच्छा ये होता है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हुई है तो उसके अंदर जो नेगेटिव पावर देखें तो काफी बड़ी है। तो और हम बात भी एटॉमिक लेवल पे कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस केस में जूल जो है ना वो काफी बड़ा यूनिट हो जाता है, सही है ना। इसके बजाय हमारे पास एक और यूनिट होता है जो हम एटॉमिक लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक बेहतरीन यूनिट है स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम जूल को रिप्लेस करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अच्छा लगता है ये, छोड़ तो यहाँ पे भी सकते हैं आंसर, ये भी सही है, लेकिन अच्छा ये रहता है कि जब वैल्यू काफी ज्यादा छोटी है तो हम उसके लिए उसका सुइटेबल यूनिट इस्तेमाल करें और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन मेथड। तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल होते हैं उस रेट। क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा इस वैल्यू को इससे डिवाइड करवा दूंगा। तो यहां से अगर आप देखें एक्सपोनेंट माइनस 19 से एक्सपोनेंट माइनस 19 तो कैंसिल हो गया। तो हम क्या करेंगे 9.44 को डिवाइड करवा देंगे किससे 1.6 से, तो आंसर आ जाएगा 5.9। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया स्टूडेंट 5.9 और यूनिट क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप यहां जाके हमने इस मजेदार से न्यूमेरिकल को भी स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो आए अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 6। बेहद आसान प्रॉब्लम है। लिखा हुआ क्या है जरा सुनते हैं। उसने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया वर्टिकल अपवर्ड। अब वो वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, उसी से थ्रो किया होगा। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा होशियारी से काम लेंगे। उसने जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की 10 मीटर की। इसको मैंने नाम दिया H1 का, सही है ना। इसको मैंने क्या नाम दिया H1 का। अब वो बोल रहा है आगे कैलकुलेट करो स्पीड। क्या करनी है स्पीड ऑफ द स्टूल। कब कैलकुलेट करनी है, कौन सी हाइट पे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है और मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अब हमें कौन सी हाइट पे कैलकुलेट करनी है, तो उसने बताया स्पीड ऑफ द स्टूल बताओ जब स्टूल
जमीन से 2 मीटर हाइट पर होगा। तो अब बताओ इस पॉइंट पर स्टोन की स्पीड कितनी होगी। बस इतना सा प्यारा सा क्वेश्चन। चले आए जरा इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो आपने लिख दिया हाइट h1 10 मीटर, हाइट h2 2 मीटर और हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है जब वो 2 मीटर अबव द ग्राउंड होगा। वी हमने उसको कह दिया। सही है ना, क्लियर, यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से। अब स्टूडेंट्स हम इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। सही है, यहाँ इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका हमारे पास मौजूद है। हम डायरेक्ट उसको अप्लाई करते हैं और अपनी जिंदगी को आसान करते हैं उससे। तो आए जरा देखते हैं उससे। तो यहाँ पे होगा क्या, आपको ये वाली हाइट पता है 10 मीटर, आपको ये वाली हाइट पता है दैट इज 2 मीटर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाली जो हाइट है ये कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर बेहद आसान क्वेश्चन पूछा आपने हमसे। जब ये h2 ये 2 मीटर है और ये 10, तो अगर हम 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पर ये वाली जो हाइट है स्टूडेंट, ये वाली जो हाइट है इसको हम कह देंगे, इसको हम कह देंगे s, इसको हम क्या कह देंगे s, और s कितना होगा 10 माइनस का 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। बताया कितना मुश्किल काम था? आप बोलेंगे सर बेहद आसान काम था। अब स्टूडेंट मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं स्टूडेंट, देखें ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। और स्टूडेंट आपको पता है मैक्सिमम हाइट पर इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी दैट इज v। डायग्राम लाजमी बनाइएगा पेपर में। सही है ना, चले भाई मैं कहानी को ना यहां से नहीं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जो सवाल है न्यूमेरिकल है उसने कहानी यहां से स्टार्ट की है, नीचे से मैं ऊपर से कर रहा हूं। कोई मसला है क्या? नहीं है बिल्कुल। तो यहां पर आप यहां डेटा में लिख दीजिएगा वेलोसिटी, इसको आप डायग्राम बना रहे हैं तो यहां पे लिख दीजिएगा, तो यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी एट 10 मीटर हाइट किसके बराबर होगी? इसको हम कह देंगे इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? दैट विल बी 0 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी एट 2 मीटर हाइट, और इसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, और इसको हम v भी कहेंगे, और यही हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब जरा सुनिएगा स्टूडेंट, हो क्या रहा है, हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। आप बोलेंगे सर आपने थर्ड को क्यों सिलेक्ट किया? फर्स्ट को भी कर सकते थे, सेकंड को भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि फर्स्ट में भी टाइम आता है, सेकंड में भी टाइम आता है, और इस सिनेरियो में टाइम का जिक्र नहीं है, तो इसलिए मैंने वो दोनों इक्वेशन काट दी। हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, और वो क्या कहती है 2gs इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ए होता है लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप सब जानते हैं इस कंडीशन में जो s होता है ना, s याद रखिएगा, जो s होता है वो क्या होता है, वो वाला डिस्टेंस होता है जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके आया होता है। तो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो आप बोलेंगे सर 8 मीटर का। तो हम यहां लिख देंगे जो s है ना, s जो है वो बराबर किसके है? वो बराबर है h1 माइनस के h2 के, h1 माइनस के h2 के, एंड दैट इज 10 माइनस का 2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। चले भाई, तो यहां से 2 अपनी जगह पर, ग्रेविटी की वैल्यू दैट इज 9.81, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 8 मीटर, फाइनल वेलोसिटी को हमने v का नाम दे दिया, और इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाय 8, तो स्क्वायर तो हटा दिया ना मैंने। तो यहां से v किसके बराबर आ जाएगा? जरा कैलकुलेटर उठाया स्टूडेंट, बिस्मिल्लाह पढ़ के लिखे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर आ जाएगा 12.528। तो ये आ जाएगा 12.528 है ना, तो आप इसको 53 कर लीजिएगा, राउंड ऑफ कर लीजिएगा, और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। और यहां जाके हमने स्टूडेंट ये वाला न्यूमेरिकल भी सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, कोई मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। तो आया पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। So, यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 7। ये भी बेहद आसान है।
कोई मुश्किल नहीं, बेहद आसान है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 200 जूल। बिल्कुल टॉप ऑफ द बिल्डिंग के पास, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज 200 जूल। लेकिन हुआ क्या, वो बोल रहा है कि अब इसको ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप किया गया तो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। वो बोला जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज 160 जूल्स। अब बोल रहा है कि बताओ वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन कितना होगा। अब इसका मतलब यह है कि इसने अपने इर्द गिर्द की एयर को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये, अब अगर एयर नहीं होती, एयर को निग्लेक्ट कर देते, तो होता क्या, जितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए थी। लेकिन एयर की वजह से बॉल को नीचे आते हुए एयर का सामना करना पड़ा, तो उसने अपनी कुछ एनर्जी को खर्च कर दिया होगा एयर को सामना करने में। तो इसका मतलब हमें वही कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं इन केस ऑफ फ्रिक्शन, तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो बराबर होगा किसके, पहला काइनेटिक एनर्जी गेन प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस जो उसने वर्क किया होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब हमें यही निकालना है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 200, गेन इन काइनेटिक एनर्जी 160, 200 में से 160 किया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमें पता चल गया, एयर रेजिस्टेंस पता चल गया, दैट इज 40 जूल्स। आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। आया बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 8। बेहद आसान प्रॉब्लम है, आए जरा इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। बताना यह है कि 1 ग्राम अगर मास है तो उससे कितनी एनर्जी बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हमने डेटा में लिखा कि मास हमें दिया हुआ है दैट इज 1 ग्राम, और आपको पता है ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा केजी के अंदर मास। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर एनर्जी मास रिलेशन को, क्योंकि आपको यहाँ मास से एनर्जी बनानी है स्टूडेंट, तो यहाँ आप यूज करेंगे एनर्जी मास रिलेशन जो हमें आइंस्टाइन ने दिया था, दैट वाज E is equal to mc स्क्वायर। और ये c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और ये आपको वैल्यू याद भी होनी चाहिए, एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। अगर ये सब पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो ये लाजमी देंगे, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डेटा में डाल दी, और हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला, मास की जगह पे मास आ गया, c आ गया, और इसके ऊपर स्क्वायर। कैलकुलेटर उठाया स्टूडेंट, लिखे 0.001 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर, तो आपको वैल्यू मिलेगी 9 एक्सपोनेंट 13 जूल्स। जूल क्यों आएगा, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। दोनों एसआई यूनिट में होंगे, मास और स्पीड दोनों एसआई यूनिट में थे, इस वजह से आपके पास एनर्जी का भी एसआई यूनिट आया, दैट इज जूल। लेकिन अगर आप ग्राम रख के करते तो कभी भी जूल नहीं आता स्टूडेंट, तो इसीलिए कन्वर्जन लाजमी कर लीजिएगा। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बिना कन्वर्जन किए ग्राम से कन्वर्ट ही नहीं करते, केजी में डायरेक्ट पुट करेंगे तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो लाजमी है कि मास को केजी में यूज करना है। तो यहां जाके आसान सा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आया बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 9। बेहद आसान प्रॉब्लम है ये भी। आज जरा इसको पढ़ते हैं, क्या बोला इसने बोला स्टूडेंट हमारे पास एक पंप है स्टूडेंट, सही है ना। अब पंप है जो इसकी पावर हमें दी जा रही है स्टूडेंट, दैट इज 1 किलोवाट का पंप है, इसकी पावर है ये, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस पंप की पावर है, तो हमने सबसे पहले डेटा में लिखा पावर ऑफ पंप, जिसको हमने पी का नाम दिया, और दी भी कितनी थी 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट का मतलब किलो इज द प्रीफिक्स, और किलो की वैल्यू होती है 1000। तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 1000 वाट है। क्लियर है, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, तो आपको कन्वर्ट लाजमी करना है। उसके बाद वो बोल रहा है कि ये जो पंप है वो क्या कर रहा है, पानी को, वाटर को डिलीवर कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट h, दैट इज 10 मीटर। तो पानी ले रहा है और 10 मीटर हाइट पे जाके पानी को डिलीवर कर रहा है स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट बताना ये है कि वो जो ये पंप है एक घंटे में कितना लीटर पानी, याद रखिएगा यूनिट मेंशन किया लीटर, और लीटर किसका यूनिट होता है, ये तो वॉल्यूम का यूनिट होता है। इसका मतलब वो हमसे वॉल्यूम ऑफ वाटर मांग रहा है। तो बोल रहा है 1 घंटे में ये पंप कितना पानी डिलीवर कर देगा। समझ में आई बात। 10 मीटर हाइट तक 1 घंटे तक कितना पानी डिलीवर कर देगा, ये हमें बताना लीटर के अंदर। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिलीवर इन 1 आवर। तो ये हमें लीटर में बताना, असल में वॉल्यूम। तो हमने लिखा यहाँ पर हाइट कितनी थी 10 मीटर, और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें निकालना है पंप इन 1 आवर। सही ना, पंप ने 1 घंटे में कितना पानी वॉल्यूम मतलब डिलीवर किया होगा, ये हमें बताना है, और ये लीटर में बताना है। क्लियर। टाइम पता चल गया, टाइम कितना दिया 1 घंटा, 1 घंटा। तो टाइम हमें दिया हुआ है 1 आवर, और 1 घंटे का मतलब क्या होता है 3600 सेकेंड्स, सेकेंड्स में लिखना है। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अभी मुझे पता है कुछ कमी है, लेकिन वो हम पूरी करेंगे जब आपको इस बात का एहसास होगा। चलें भाई, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहली बात पावर का जिक्र आ गया स्टूडेंट, तो लाजमी सी बात है पावर तो इस्तेमाल होगी स्टूडेंट। तो पावर इज डिफाइंड है स्टूडेंट, हम सब जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। और यहां पे अगर आप देखें तो पानी को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव किया जा रहा है। तो इसका मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जो हम वर्क करते हैं उसे हम बोलते हैं कि वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है इन अ बॉडी। तो हम यहां लिख सकते हैं वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh। अब आगे जरा सुनिएगा उससे, मुझे बताएं क्या पावर है आपके पास, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। क्या आपके पास टाइम है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। क्या आपके पास हाइट है, ये भी है। जी है, ये तो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम यहां से क्या निकाल लेंगे, मास। तो मास के लिए इस इक्वेशन को जरा अरेंज करें, तो T डिवाइड हो रहा है, वहां जाके P से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ GH मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, मास के बराबर आ जाएगा। तो पावर किसके बराबर थी, दैट इज 1000 वॉट। याद रखिएगा ऐसा यूनिट ही इस्तेमाल करने हैं आपको। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, और ये कितने सेकंड है 3600 सेकंड्स, एंड डिवाइडेड बाय जी। हमारे पास ऐसा यूनिट में वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का ऐसा यूनिट मीटर होता है, और वो कितना है दैट इज 10 मीटर। तो यहां से जरा आप लोग मास को जरा कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट। तो यहाँ पे कैलकुलेटर उठाएं जल्दी से। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन ले लें, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 एंड डिवाइडेड बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, और यूनिट क्या आ जाएगा, दैट विल बी केजी। स्टूडेंट यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहां से हम लोगों ने मास को कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट। अब बताएं सर ये मास तो कैलकुलेट हो गया, हमारे डेटा में जितनी चीजें थी हमने वो सब इस्तेमाल कर ली। हमने ये भी इस्तेमाल कर लिया पावर, हमने हाइट भी इस्तेमाल कर ली, टाइम भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वॉल्यूम तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ। ये क्या चक्कर है स्टूडेंट, आपको जरा चक्कर समझाता हूं स्टूडेंट। मुझे एक बात पता है, आपके पास मास मौजूद है, मास मौजूद है, क्या आप मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। कब? जब किया जा सकता है जब आपके पास उसकी डेंसिटी हो। तो ये मास किसका है? आप बोलेंगे सर वाटर का। क्या आपके पास वाटर की डेंसिटी है? आप बोलेंगे सर सवाल में तो मेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट आपको वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है मैं आपको बता देता हूं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, जब भी मैंने बोला था कि दिमाग चलेगा तभी काम होगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, ऐसा यूनिट में बता रहा हूं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, याद रखिएगा इसको, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब बोलेंगे सर आप अब तो डेंसिटी आ गई, तो अब इसका मतलब मास को डेंसिटी मतलब मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट। तो जरा आगे देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी के फॉर्मूले से। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज, आपको पता है डेंसिटी इज डिफाइंड एज, देख लूं कि आपको नजर आ रहा है ताकि मैं आगे कंटिन्यू होता है रॉ, ये आप जानते होंगे। और डेंसिटी बराबर किसके है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के। ऐसा करता हूं यहाँ पे भी मैं सिंबल का यूज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे इसको अरेंज कर लें किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम या डिवाइड है, वहां जाके डेंसिटी से मल्टीप्लाई होगा, तो मास से आके क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम निकाल लें, मास कितना निकाला 366,97.24 एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है दैट इज 1000। तो यहां से हमारे 97.24 को डिवाइड करवा दे किससे 1000 से, तो स्टूडेंट आंसर मिलेगा आपको 36.697 36.697। और यूनिट बता सकते हैं आप लोग? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है दैट इज मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट सारे ऐसा यूनिट ही रखे हुए थे, ऐसा यूनिट ही मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताएं कि सवाल में उसने कहा था कि आप मीटर क्यूब में निकाले वॉल्यूम, नहीं, उसने तो लीटर कहा था। इसका मतलब इस मीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर के अंदर। अब आए जरा कन्वर्ट कैसे करें सर, आपको मैं एक आसान, बेहद आसान तरीका बताऊंगा जिसमें कोई मसला ही नहीं है आपको। पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, लीटर का मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब। लीटर का क्या मतलब होता है? डेसीमीटर क्यूब। लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर होते हैं, पहले एक बात क्लियर कर लें। स्टूडेंट आपको पता है डेसी क्या होता है? आप बोलेंगे सर डेसी तो प्रीफिक्स होता है, और डेसी की वैल्यू कितनी होती है? डेसी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10 की पावर -1 होती है। सुनते जाइएगा बात को बहुत ध्यान से, डेसी की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -1। लेकिन क्यूब लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है तो याद रखिएगा इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लिख देंगे -3। अब सुनिएगा, तो यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां जरा गौर फरमाइएगा। स्टूडेंट मीटर क्यूब को काटना है, मीटर क्यूब को काटना है तो मीटर क्यूब कहां आएगा? नीचे आएगा। जाना किस में? जाना तो डेसीमीटर क्यूब में, तो डेसीमीटर क्यूब कहां आएगा? दैट विल कम अपवर्ड। और हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, तो देख लें यहाँ पर +3 माने इसको तो कितना हो जाएगा 1000। हम ये कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। ये याद भी कर लीजिएगा। डेसीमीटर क्यूब का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया? लीटर। तो आप यहाँ डायरेक्ट लीटर ही लिखे ताकि कंफ्यूजन ही ना हो ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो अब आप इस वैल्यू को 1000 से जरा मल्टीप्लाई करवा दें, 366.97.24 लीटर। अब आप बोलेंगे सर जितना मास था उतना ही हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया, लेकिन स्टूडेंट फर्क है, वो लीटर में आया है, सही है ना? तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा स्टूडेंट। आई होप कि आपको क्लियर होगा। यहां जाके ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट कंप्लीट होता है। आई होप कि इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 10। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट एक रॉकेट है जिसका मास दिया जा रहा है दैट इज 2 kg। तो आपने डेटा में लिख दिया मास ऑफ रॉकेट दैट इज इक्वल टू m एंड दैट इज इक्वल टू 2 kg। अब बताया जा रहा है इसको, इसमें क्या किया, इसको लॉन्च किया गया एयर के अंदर स्टूडेंट। तो एयर के अंदर लॉन्च किया गया तो इसने अटेन की हाइट ऑफ 15 मीटर। तो हमने लिखा हाइट अटेन्ड कितनी है दैट इज 15 मीटर, जिसको हमने h का नाम दिया। और बता रहे हैं कि जब उसने 15 मीटर की जो हाइट अटेन कर ली, हासिल कर ली, तो उस वक्त उसने क्या किया? 400 जूल, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 400 जूल क्या कर दिया? अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया। एनर्जी को, फ्यूल जो था उसको अंदर क्या हुआ? लॉस आ गया, मतलब उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया उसने। समझ में आ रही है बात? तो इसने क्या किया? बर्न किया, या आप कह सकते हैं लॉस किया एनर्जी को, सही है ना? तो ये हाइट अटेन करी 15 मीटर और जो एनर्जी बर्न हुई दैट इज 400 जूल, या एनर्जी आप कह सकते हैं रिलीज हुई। बर्न होने का मतलब क्या? रिलीज हुई। तो यहाँ पे हमने लिखा एनर्जी रिलीज फ्रॉम फ्यूल, क्योंकि फ्यूल के जलने की वजह से हुई, तो दैट इज इक्वल टू E एंड दैट इज इक्वल टू 400 जूल। और याद रखिएगा एक अजम्पशन हम यहाँ करने जा रहे हैं कि हम ये अजम्पशन ये मान के चल रहे हैं, सवाल में मेंशन नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं इनिशियली जो रॉकेट है ना ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी 0। और दूसरी अजम्पशन ये है कि ये जो हमारा रॉकेट है वो इंस्टेंटली फौरन 15 मीटर की हाइट गेन करते ही सारी एनर्जी को रिलीज कर देगा। ये हमारी दो अजम्पशन है जो आपको याद रखनी है। चले भाई, उसके बाद हमें क्या करना है? उसने बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेन करी थी दैट वाज 15 मीटर। तो 15 मीटर की जो हाइट है इसके ऊपर बताना है अब इसकी इस पॉइंट पर 15 मीटर हाइट पर कितनी इसके पास
वेलोसिटी होगी, ये हमें बता दिया, मतलब फाइनल वेलोसिटी। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको एकदम क्लियर है इसका डेटा। आए अब जरा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब उस स्टूडेंट सुनिएगा बात को, यहाँ पे अब एयर तो इन्होंने बोला, लेकिन एयर का यहाँ पे भी कोई काम नहीं है वैसे। चले मजेदार, देखिएगा उसमें हुआ क्या। सिंस द फ्यूल बर्न्स इंस्टेंटली, पहले मैंने ये बात लिख दी कि फ्यूल क्या हुआ, इंस्टेंटली का मतलब फौरन बर्न्स हो गया, जल गया, तो एनर्जी जो रिलीज हुई वो कन्वर्ट होनी चाहिए, लाजिम सी बात है। जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, 400 जूल की है ना, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो जो है वो कन्वर्ट फौरन होगी, क्योंकि हमें पता है एनर्जी जाया नहीं होती उस रेट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जरा सुनिएगा हुआ क्या। जब रॉकेट ने 15 मीटर की हाइट अटेन की, आपको पता है हाइट की वजह से एक एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसने जो 15 मीटर की हाइट अटेन की वो इसने कैसे की, मतलब इसके पास एनर्जी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो 400 जूल की जो एनर्जी रिलीज हुई इंस्टेंटली, वो कन्वर्ट हुई होगी दो एनर्जी के अंदर, एक काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से होगी, और दूसरी वो एनर्जी जो इसकी हाइट अटेन करवाने में मदद करी होगी, उसका सम बन जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ये एनर्जी रिलीज हुई 400, वो असल में कन्वर्ट किसके अंदर हो रही है, एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और बाकी जो बची पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी हाइट बनाने में 15 मीटर हाइट अटेन करने में वजह से होगी। आई होप ये बात क्लियर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ई हमारे पास जो एनर्जी है जो रिलीज हुई वो बराबर होनी चाहिए किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज क्यों लिख रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि हर कंडीशन में, इस कंडीशन में तो आप कह सकते हैं कि सिंपल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता, चेंज आता है। इस कंडीशन में मसला पता है क्या, क्योंकि हमारी अजम्पशन ही यही है कि इनिशियली रॉकेट की जो स्पीड थी वो जीरो, हाइट भी जीरो, तो जिस वजह से यहाँ पे अब चेंज जो आएगा ना वो जीरो की रिस्पेक्ट से आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने चेंज लगा दिया। अब जरा सुनिएगा, टोटल एनर्जी कितनी है, दैट इज 400 जूल की जो एनर्जी है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सही है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट ही, आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो ये फाइनल हो गया माइनस हाफ mvi का स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे, हाफ m कॉमन निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूँ। तो चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब है हाफ और ये क्या आ जाएगा m, और ये आ जाएगा v। m कितना, अच्छा मैं अभी वैल्यूज को शायद मैं अभी पुट नहीं करता, एक साथ ही पुट कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाफ m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या करेंगे, सिंपल mg और फॉर्मूला क्या बनेगा h माइनस का 0, क्योंकि आपको पता है फाइनल जो हाइट उसने अटेन की दैट इज h, और इनिशियल तो उसकी हाइट क्या थी दैट इज 0। चले भाई बेहतरीन तरीके से ये बात तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गई। अब जरा वैल्यूज को पुट करके ये जो vf है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर e कितना है, e दैट इज 400 जूल, ये आ गया हाफ, m कितना है दैट इज 2 kg। फाइनल स्पीड हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालनी है, एंड माइनस इनिशियल कितनी थी दैट इज 0, एंड प्लस का m कितना है दैट इज 2, g कितना है दैट इज 9.81, एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है दैट इज 15 मीटर। आई होप ये आपको क्लियर एकदम बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ जरा गौर फरमा लो स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, और इन तीनों को जरा मल्टीप्लाई कर ले जल्दी से। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 294.3, सही है। तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 400 माइनस का, ये प्लस का था, ये कितना आया था 294.3, 294.3 बराबर आ गया किसके, vf के स्क्वायर के। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ vf चाहिए, ये जो स्क्वायर ये तो फालतू में, तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट, तो vf जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, अंडर रूट 400 में से माइनस कर दें 294.3 को, तो आंसर आएगा 105.7,
और इसका रूट ले लेंगे तो हमारे पास फाइनल स्पीड निकल के आ जाएगी। तो 105.7 का रूट लेंगे, 105.7 का रूट लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 10.28। तो आपको वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट 10.287, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 10.3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास की फाइनल स्पीड आ गया स्टूडेंट, दैट इज 10.287 मीटर पर सेकंड। और यहाँ जाके ये आसान सा न्यूमेरिकल इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया हो। सिर्फ इसमें एक ही मसला था, पता है क्या? वो ये था, ये मसला था। ये बात समझ में आ गई, फिर तो न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं, फिर तो कुछ है ही नहीं। बस ये बात समझ में आना जरूरी है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होगी कि जितनी उसने बर्न की थी एनर्जी वो कन्वर्ट हुई होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो वो जो एनर्जी उसने लॉस की होगी, रिलीज हुई होगी, वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हुई। एक काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से थी, और बाकी जो एनर्जी थी वो चूंकि हाइट अटेन करवाई, क्योंकि हमारा जो रॉकेट था उसने 15 मीटर हाइट अटेन करी, तो वो उसकी वजह से जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो जिस वजह से वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई। तो ये दोनों का सम करेंगे तो आपके पास वही एनर्जी जो रिलीज हुई है वही आई होगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया। आया बढ़ते हैं आखिरी प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 11 आ चुका है, जो इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है, तो लास्ट में कर लीजिएगा। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर में तो लगभग सारे ही न्यूमेरिकल आसान थे, जैसा कि आपने देखा। अब जरा इसमें क्या लिखा हुआ है जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक मोटर पंप है, सही है ना, एक मोटर है जो पंप कर रही है वाटर को एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर, और जो इसका रेट बताया जा रहा है एंड दैट इज 500 ग्राम पर मिनट। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है 500 ग्राम वाटर एक मिनट में वो डिलीवर कर रहा है पंप। तो यहां से हमें मास ऑफ वाटर मिल गया, दैट इज 500 ग्राम। तो हमने लिख दिया मास ऑफ वाटर दैट इज 500 ग्राम, एंड ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इट विल कन्वर्ट इनटू केजी। तो 0.5 केजी आ गया। और टाइम बताया था उसने मिनट, कितना? 1 मिनट। तो टाइम आ गया हमारे पास 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। ये भी कन्वर्ट हो गया। और हाइट बताई थी दैट इज 120 मीटर। आगे वो बोल रहा है इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 50%। उसमें एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है दैट इज ईटा, सही है ना। तो इसको हम कहते हैं ईटा। तो ईटा हमारे पास इस तरीके से बनता है। तो ये ईटा क्या होता है? ये असल में यूज किया जाता है एफिशिएंसी के लिए, और हमें एफिशिएंसी जो है ना मोटर की बताई जा रही है दैट इज 50%। और 50% है तो फ्रैक्शन में कर लो जरा। फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। सही है ना। फ्रैक्शन में यूज करिएगा, परसेंटेज में मत कर लीजिएगा, सही है ना। तो फ्रैक्शन में लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद हमसे मांग क्या रहा है? तो वो बोल रहा है व्हाट इज द इनपुट पावर, इलेक्ट्रिक पावर, क्या हमें कितना इनपुट देना होगा। तो हमें पी इनपुट निकालना है स्टूडेंट। अब सवाल पता है क्या? हम जो पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वो जो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है कि पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? बिल्कुल पढ़ा है। उस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? उस फॉर्मूले से हम निकालते हैं आउटपुट पावर, ना कि इनपुट पावर। समझ में आई? तो पहले हमें आउटपुट पावर निकालनी होगी। आपको पता है एफिशिएंसी, कहानी समझा देता हूं। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे? आउटपुट पावर निकाल लेंगे, और एफिशिएंसी है तो यहां से इनपुट पावर कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब पहले हमें आउटपुट पावर चाहिए। आउटपुट पावर जैसे ही हमारे हाथ लगेगी हम एफिशिएंसी मतलब इनपुट पावर बता देंगे इजीली। तो आई होप ये डेटा आपके समझ में आ गया, और अब हमें करना क्या है ये भी आपके समझ में आ गया। तो आउटपुट पावर, द आउटपुट पावर इज गिवन बाय स्टूडेंट। आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सी बात है, पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आउटपुट पावर ही बताता है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन अगेंस्ट आपको बता चुका हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय t। आई होप ये आप समझ चुके हैं, बार बार नहीं बताना चाहता। अब सिंपल सी बात है, यहां से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आउटपुट पावर। तो यहां से आउटपुट पावर जो आएगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी? पी आउटपुट इज इक्वल टू m कितना है? दैट इज 0.5 kg। ग्रेविटी की वैल्यू दैट इज 9.81। हाइट कितनी अटेन की थी? दैट इज 120 मीटर।
और टाइम कितना लगा था 60 सेकंड्स। तो कैलकुलेटर उठाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टूडेंट, तो यहां से आपको आउटपुट पावर मिल जाएगी। तो जरा कैलकुलेटर कर लेते हैं इसको। तो फ्रैक्शन ले लें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 120 एंड डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा 9.81। तो ये आ गया हमारे पास 9.81 और पावर का यूनिट क्या होता है, डेट इज वॉट। सही है, तो वॉट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया आउटपुट पावर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनपुट पावर। स्टूडेंट इनपुट पावर कैसे निकालेंगे, तो हम यूज करेंगे फॉर पी इनपुट। हम किसके लिए काम करने जा रहे हैं, फॉर पी इनपुट। और हम जानते हैं एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज। तो स्टूडेंट एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो जरा देख लीजिएगा। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट। सही है ना। अब आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो होता है। स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100 कब लगता है, जब हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए होता है। मैं यहाँ पावर एफिशिएंसी जो है ना वो परसेंट में यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ फ्रैक्शन में। तो मल्टीप्लाई बाय 100 मत लगाइएगा बराए मेहरबानी। अगर आप फ्रैक्शन में यूज करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, परसेंटेज वाला यूज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 आता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में ही यूज करना है आपको। तो यहाँ से पी इनपुट निकाल लें, या डिवाइड हो रहा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एफिशिएंसी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ के आउटपुट पावर से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से पी आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, और आउटपुट पावर कितना आया, दैट इज 9.81, और एफिशिएंसी कितनी थी, दैट इज 0.5। तो यहाँ से हमारे पास